हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉथन जीके स्टडी। आज की यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए 19 तारीख को कनिसाई का पेपर है और 12 को एसआई का पेपर है, तो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प होगी, क्योंकि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। इससे आपका सिलेबस का भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि चांद की वर्तनी के लेखक कौन है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है राजेश जोशी, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजेश जोशी। राजेश जोशी जो है, इनकी रचना है चांद की वर्तनी, और साथ ही साथ इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे नेपथ्य में हंसी। तो आपने ये कई बार पीवाईक्यू में भी देखा होगा कि नेपथ्य में हंसी ये किसकी रचना है, तो ये है आपके राजेश जोशी की रचना। और साथ ही साथ इनकी अन्य रचनाएं हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, दो पंक्तियों के बीच में, और अच्छे आदमी। इनको भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि टिप्पण लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है। पहला है दाहिनी ओर, दूसरा है बाईं ओर, तीसरा है मध्य में और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिनी ओर। अब जान लेते हैं कि ये टिप्पण क्या होता है। तो जब कार्यालयों में सरकारी जो विभाग होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्र आए रहते हैं, सरकारी पत्र। तो जो विचाराधीन पत्र होते हैं, उनको निपटाने के लिए टिप्पण जारी किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो सहायक अधिकारी है वो दाहिनी ओर हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। पहला है कर्म से, दूसरा है भाव से, तीसरा है कर्ता से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सीधे सीधे दिख रहा है कि कृतवाच्य है तो किससे संबंध होगा, इसका कर्ता से संबंध होगा। अगर कर्मवाच्य होता तो कर्म से संबंध होता, भाववाच्य अगर यहाँ पे होता तो भाव से संबंध होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी लोकोक्ति काल गोरु को दूध पछाण का अर्थ है। पहला है सूक्ष्म गुणों को भी पहचान लेना, दूसरा है अपनी गाय का दूध पहचानना, तीसरा है काली गाय का दूध पहचान लेना और चौथा है बुरे गुणों की पहचान करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म गुणों की पहचान करना। काल गोरु का दूध पहचान मतलब अपने जो गाय होती है उसका आदमी दूध भी पहचान लेता है, इतने सूक्ष्म गुणों की पहचान कर लेता है। नेक्स्ट है गढ़वाली कहावत कितला को नाग और बिरला को बाघ का अर्थ है। तो पहला है भारी भर्म हो जाना, दूसरा है कि कितले का नाग और बिल्ली का बाघ हो जाना, तीसरा है कि बहुत ही दयनीय स्थिति और चौथा है कुछ समझ में ना आना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी भ्रम हो जाना। क्योंकि जो गढ़वाली में जो कितला होता है उसे हम अर्थवर्म या केचुआ जिसे कहते हैं, उसका नाग की तरह वो हमें दिखाई दे रहा है, और बिरला मतलब बिल्ली का बाघ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमको भारी भ्रम हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्ज का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अप प्लस ज, ये आ जाएगा इसका सही आंसर, अब्ज का सही संधि विच्छेद। और जान लेते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो प है, प के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब है कि व्यंजन है। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उनको स्वर रहित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, हम हल चिन्ह कहते हैं। और जब व्यंजन के साथ संधि होती है तो कौन सी संधि आ जाती है, व्यंजन संधि आ जाती है। हम जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में हम देखते हैं कि 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि संधि। और व्यंजन संधि तो हम जानते ही हैं, विसर्ग संधि जिनमें कि विसर्ग लगे हुए होते हैं उनको कहते हैं विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्युदय में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आ गया अभ्युदय। तो अभ्युदय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभि प्लस उदय। जब हम अभि प्लस उदय को जोड़ेंगे तो इसमें य बन जा रहा है, अभ्युदय बन जा रहा है। तो हमने देखा था कि कौन सी संधि होती है जिसमें कि य र व हो जाता है। तो यण संधि जो होती है, इसे याद रखना आपको, यण संधि से य र व हो जाता है, ठीक है। दीर्घ संधि जब हम जानते हैं कि बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ हो जाता है इसमें। अयादि संधि में ऐ, आव और अव हो जाता है। और गुण संधि में ए और अर हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को सूल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। पहला है सोटा, दूसरा है दोहा, तीसरा है रोला, चौथा है हरि गीतिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दोहा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। तो कौन सा जो विलोम युग्म है वो बिल्कुल सही है, वो बताना है हमको। पहला है अपव्यय और मितव्यय, दूसरा है आज्ञा और निंदा, तीसरा है उपकार और भलाई, चौथा है ईर्षा और द्वेष। ईर्षा और द्वेष तो हो जाते हैं, ईर्षा का मतलब होता है जलन, द्वेष का मतलब भी जलन टाइप की ही होती है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। उपकार और भलाई ये दोनों ही अच्छाई का पर्यायवाची हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आज्ञा और निंदा, तो आज्ञा का विलोम निंदा नहीं होता है। जो सही आंसर है इसका आंसर नंबर ए है, अपव्यय का मितव्यय, ये आ जाए इसका सही विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। जो ताकि है इस शब्द को बताना है, क्या है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक। जो ऐसे शब्द होते हैं ताकि, इसलिए ये क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं।
तो ये क्या आ जाएगा आपका, सीधे सीधे समुच्चय बोधक शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। पहला है कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, दूसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तीसरा है कि कुली ने सामान उठाया, और चौथा है हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। बाकी ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सेकेंड पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और कुली ने सामान उठाए, तीनों ही वाक्य शुद्ध हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 घटते क्रम में हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नलकूप सिंचित है, मतलब नल से जहाँ पे सिंचाई की जाती है, उसमें से सबसे पहला नाम आता है उधम सिंह नगर का, उसके बाद आता है हरिद्वार, तीसरा नाम आता है नैनीताल, और चौथा नाम आता है देहरादून का। तो आपको सीधे सीधे ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। नेक्स्ट है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो पहला है 13वां, दूसरा है 17वां, तीसरा है 25वां और चौथा है 20वां। तो इसका सही सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 13वें स्थान पे है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में। और कितना है उत्तराखंड का लिंगानुपात, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दी हुई हैं कुछ पुस्तकें और उनके लेखक दिए हुए हैं। तो अब हमको बताना है कि ये पुस्तक जो है लेखक से संबंधित है, या इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। तो इसमें पहला है हिमालय का इतिहास, डॉक्टर अजय रावत, दूसरा है मसूरी मेडले, प्रोफेसर गणेश सैली, तीसरा है हिमालय ट्रेवल्स, जोत सिंह नेगी, और चौथा है होली हिमालय, ई सरमन ओकले। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं बताना है। तो जो हिमालय का इतिहास है ये डॉक्टर अजय रावत द्वारा नहीं लिखी गई है, ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो हिमालय का इतिहास जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट द्वारा। पेपर में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मसूरी मेडल किसकी रचना है, या हिमालय ट्रेवल्स किसने लिखा है, तो जोत सिंह नेगी। होली हिमालय किसकी रचना है, तो आप सीधे सीधे बताओ ओकले की। या हिमालय का इतिहास नामक पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन है, तो आप बताओगे मदन सिंह भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थित है। पहला है देहरादून, दूसरा है चमोली, तीसरा बागेश्वर और चौथा उधम सिंह नगर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में स्थित है उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। नेक्स्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। तो हमें बताना है कि कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 के कंपैरिजन में कमी दर्ज की गई है। तो पहला है उधम सिंह नगर, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है देहरादून और चौथा है नैनीताल। तो यहाँ पे जो 6 जिले हैं उनमें कमी दर्ज की गई है 2021 के कंपैरिजन में। तो उनमें से एक नैनीताल भी है और इनमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो अगर वृद्धि वाले पूछेंगे तो ये 7 जिले हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। और कमी वाले पूछेंगे तो ये हैं 6 जिले। तो पहले जान लेते हैं कमी, जहाँ जहाँ पर वन क्षेत्र में कमी आई है। तो उसमें से पहला राज्य है चंपावत, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है पौड़ी गढ़वाल और 5वां है चमोली और 6वां है नैनीताल। इन 6 को आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो 7 जिले हैं जहाँ पे कि वृद्धि दर्ज की गई है, वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, उनमें से है एक उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, देहरादून, नेक्स्ट है टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है वन रिपोर्ट को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। पहला है जौनसार के प्रथम कवि। तो जौनसार के प्रथम कवि कौन है, पंडित शिवराम, बिल्कुल सही है। जौनसार के आधुनिक कवि, तो ये रतन सिंह जौनसारी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जौनसार के प्रथम समाज सेवी, तो ये आ जाएगा आपका केदार सिंह। केदार सिंह जो है इनको कहा जाता है जौनसार क्षेत्र में प्रथम समाज सेवी। और लास्ट है आपके पास फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित। तो फादर ऑफ जौनसार से किसे सम्मानित किया गया, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आएगा तो आप बताओगे भाव सिंह चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक हिमांक से क्वथनांक उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृतांत, ये लेखक कौन है। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये इसका सीधी सीधे आपके पास आंसर आ जाएगा डॉक्टर शेखर पाठक। इसके रचनाकार हैं कौन, डॉक्टर शेखर पाठक। नेक्स्ट है, गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की है। पहला है मोलाराम तोमर, दूसरे हैं रतन कवि, तीसरे हैं स्वामी शशिधर और चौथा है गुमानी पंत। तो जो गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक है इसके रचनाकार है मोलाराम तोमर। हम जानते हैं कि ये अपनी चित्रकला के लिए, गढ़वाली चित्रकला के लिए बहुत फेमस थे। श्रीनगर में इनकी क्या है, चित्रशाला बनाई गई है मोलाराम तोमर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पत्रिकाएं और उनसे संबंधित संपादक या उनसे संबंधित व्यक्ति और कब इनको शुरू किया गया था। तो इसमें डेट के साथ दिया हुआ है तो आपको इसको याद करना है। जैसे पहला है शक्ति 1918 बद्रीदत्त पांडे, दूसरा है ज्योति 1919 प्रेम बल्लभ जोशी, तीसरा है कुमाऊं कुमुद 1922 वसंत कुमार जोशी और चौथा है स्वाधीन प्रजा 1930 विक्टर मोहन जोशी।
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से ये चारों के चारों जो हैं ये एकदम सही सुमेलित हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जो शक्ति समाचार पत्र था वो कब शुरू हुआ, तो आप बताओगे 1918 को। इस तरीके से ये जो कुमाऊं कुमुद है इसको पूछ लिया जाएगा, या ज्योति या स्वाधीन प्रजा, या कभी कभी सीधे मिलान करने के लिए भी दे दिया जाएगा कि वर्ष इधर दे लिए जाएंगे और इधर पत्रिकाएं दे दिया जाएंगी, क्योंकि आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। नेक्स्ट है, आशीष ने अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया और 40 मीटर सीधे जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर सीधे जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब आशीष अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और कितना चलता है, ये 40 मीटर चलता है पश्चिम की ओर। फिर कह रहा है कि ये दाएं मुड़ता है, तो इस पश्चिम का दायां किधर को हो जाएगा, ये ऊपर को हो जाएगा। तो जब ये दाएं को मुड़ेगा तो यहाँ पे ये 20 मीटर चलेगा, और फिर क्या करता है, ये बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां इस तरफ आ जाएगा, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि जो आशीष है वो अपनी आरंभिक बिंदु से, तो इसका ये आरंभिक बिंदु है उससे किस दिशा में है, तो यहाँ से ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर आपको पूछा जाता है कि ये कितनी दूरी पर है, तो आप क्या कर लेते, सीधे सीधे इसको जोड़ते और यहाँ पे जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारा वो लगाते हैं इस पे। इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, संडे था, रविवार था। तो कह रहा है कि 2010, तो जब हम देखेंगे कि 2007, 2008, 2009 और 2010 कह रहा है, तो जब ऐसा भी दिया जाता है तो 1 जनवरी से 2006 से 1 जनवरी 2007 में जब आप जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है। फिर जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो एक दिन और बढ़ेगा। लेकिन हमें देखना होता है कि 2008 जो है ये एक लीप वर्ष है, तो जब भी लीप वर्ष हो तो उस टाइम पे 2 दिन आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो साल होता है वो 365 का नहीं 366 दिन का हो जाता है, क्योंकि फरवरी कितनी जाती है, 29 दिन की जाती है फरवरी, इसलिए यहाँ पे यह 2 दिन बढ़ जाएगा। फिर जब 2008 से 2009 में हम 1 जनवरी 2009 में जब हम जाएंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा। फिर जब 2009 से 1 जनवरी 2010 में जब हम जाएंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे, 1 2 3 हो गया, अब हमारे पास 4 और 5। तो जब हम क्या करेंगे कि फिर रविवार है, रविवार में 5 दिन और करेंगे ऐड, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि 4 सबसे नीचे है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो सबसे ऊपर होगी। पहले तो हमें यहाँ पे 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है, जिन्हें हम 2 पासे कहते हैं। इनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं कि सेम संख्या कहाँ पे दिख रही है हमको। तो 3 और 3 यहाँ पे एक जैसी संख्याएं दिख रही हैं, तो इनको लिख लेते हैं हम, 3 के नीचे 3 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक तरफ से इन संख्याओं को उतारेंगे। तो जैसे कि 6 और 2 इस वाले डाइस का मैंने लिख लिया। इसी तरीके से इस 3 का हम इस तरीके से लिखेंगे। तो एक साइड से हम तो ये क्या करेंगे कि 4 और 1 लिख लेंगे। तो जब हम देखते हैं कि पूरे 6 इसमें फलक होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो जो 3 है इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हमें पूछा होता है कि 3 के विपरीत कौन सा है, तो हम बताते 5 है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 जो है वो सबसे नीचे है, तो उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, उसका सबसे ऊपर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रही है कि 4 के ऊपर कौन सी संख्या है, 4 के ऊपर 6 है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है या डी है, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं से 13वें अक्षर कौन सा होगा। तो जब हम ABCDEFG इस तरीके से लिखते हैं, तो ये कह रहा है कि जब ABCDEFG आप ऐसे करके लिखेंगे, 26 टोटल अल्फ़ाबेट होती हैं, उसमें से कह रहा है कि जो 25वां है, तो 25वां कौन सा आ जाएगा आपका, ये Y आ जाएगा। इसके बाएं, तो इसका बायां इस तरफ हो जाएगा, और आपको क्या करना है कि इसके बाएं, अगर दायां बोलता तो आगे चलते हैं हम, लेकिन ये बायां कह रहा है, तो बाएं के 13वां अक्षर हमको ढूंढना है। तो जब हम यहाँ से इसका 13वां अक्षर देखेंगे तो हमें ये L जो है इसका 13वां अक्षर दिखाई देगा। जब आप गिनोगे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करके, तो L जो है इसका 13वां अक्षर आ जाएगा। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा।
ये जितने भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके PYQ हैं, जो कि आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये मैं इसलिए लाती हूँ ताकि मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं इसी पे बेसिस होते हैं, बस संख्याएं यहाँ पे बदल दी जाएंगी। जैसे 25वां लिखा है तो 18वां लिख लेगा, इधर बायां लिखा है तो दायां लिख लेगा, यहाँ 13 है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। सारे आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इनको ज़रूर सॉल्व करना है आपको ताकि आपको आइडिया आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिज किस देश में बनाया जाएगा? पहला है सऊदी अरब, दूसरा है ओमान, तीसरा इराक, चौथा है UAE। जिसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर A सऊदी अरब। सऊदी अरब में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क, जिसका नाम क्या है? द रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा माँ आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? पहला है तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है केरल। तो यह योजना जो है ये शुरू की जा रही है तेलंगाना सरकार द्वारा, तो ये याद रखनी है आपको, तेलंगाना सरकार द्वारा यह योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हंगरी जो देश है इसके नए राष्ट्रपति हमें बताना है। पहला है थॉमस सुलोक, दूसरे हैं बॉब जॉनसन, तीसरे हैं ट्रंप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A थॉमस सुलोक जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ट्रंप हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, जिनका पूरा नाम के डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P और Q की वर्तमान जो आयु है वो क्या है? 5:8 है। 4 साल बाद कह रहा है कि इनकी आयु कितनी हो जाती है? 2:3 हो जाती है। तो हमें क्या करना है? Q की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये भी आपका PYQ है और सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। तो ये क्या कह रहा है कि जो वर्तमान आयु है, यहाँ पे हम प्रेजेंट आयु इनकी P और Q की लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कितनी है? X है, तो ये आपकी कितने आ जाएगी? 5x और ये आ जाएगी 8x। फिर कह रहा है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद जो है तो क्या करेंगे? इसमें प्लस कर लेंगे, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 5x प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा आपका? 8x प्लस 4 आ जाएगा, और दिया है कि कितना है ये? 2:3 हो जाएगी। तो हम सीधे सीधे इन दोनों को क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 3 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15x आ जाएगा, प्लस कितना होगा? 4×3=12 हो जाएगा। साथ ही साथ जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा, 16x और प्लस कितना आ जाएगा? 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस 16x को आगे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? x बच जाएगा, और इस 12 को इधर 8 के पास लेके आएंगे तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, और 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 4 बच जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 4 आ गई। तो जब x की वैल्यू 4 है और हमें दी है कि वर्तमान आयु कितनी है? 5 और 8 है P और Q की, तो हमें Q की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 8x मतलब 8 इंटू का 4 कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो 8 चौको कितना होता है? 8 चौको 32 होता है। तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता है 32। अगर यहाँ पे पूछा होता है कि P की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप सेम वही करते, 5x करते, तो 5 इंटू का आप 4 करते, 5 को 20, इसका सही आंसर आ जाएगा। या पूछा होता कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? 20 और 32, तो आप इस तरीके से लगा लेते, P की 20 आ जाएगी और Q की 32 आ जाएगी। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका जो सहयोग है इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।